हमने खिलजी वंश कवर कर लिया था। आज हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके हम सारी रीडिंग करते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये थे गाजी मलिक। इसका डिस्क्रिप्शन समझिए। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहते हैं, इस वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उससे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। खुसरो शाह ये अलाउद्दीन खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकार को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसके वंश का नाम तुगलक वंश कहलाया। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उसने किसको हराया था? खिलजी वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था खुसरो शाह, और उसने कौन सी उपाधि ली थी? मंगोलों को खदेड़कर मलिक उल गाजी की। इसका दूसरा नाम क्या था? गाजी मलिक था। और ये अलाउद्दीन के शासनकाल में दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ये तुगलक वंश का संस्थापक था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहरें खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया गया? ये दिया गया था गयासुद्दीन तुगलक को। देखिए, नहरें खुदवाने के संदर्भ में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये बात सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद कर दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, क्या किया उसने? भू राजस्व की दर को क्या कर दिया है? 1/3 कर दिया है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? वो थे तुम्हारे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम कवर किया 1206 से तुगलक वंश ने 1320 से 1412 तक शासन किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार तुगलक वंश का सबसे दीर्घकालिक शासन था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, उसका नाम था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अपने इन्हीं सब ज्ञानों के कारण उसे पागल राजा भी कहते थे। वो क्यों कहते थे अभी आगे समझाते हैं। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही किससे रिलेटेड है? पहली बात तो दिमाग में रखिए, दीवान ए अमीर कोही कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग था। और हमें क्या करना है इसमें? भूमि को कृषि योग्य बनाने, अधिक से अधिक भूमि पर कृषि कर सकें। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। ठीक है, फिर से ऊपर गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? दीपालपुर का। ठीक है, कृषि की दर गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी कर दी थी? 1/3 कर दी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने
60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना हुआ था। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग, उसका नाम क्या था? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना। देखिए अमीर कोही पूछा गया है। और नहरों की सर्वप्रथम खुदवाने के लिए पहला शासक किसको श्रेय जाता है? उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान कोही यानी एमबीटी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? बस इसका अब यहाँ से इसको पागल राजा की संज्ञा क्यों दी गई, इसको समझिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। दौलताबाद ये महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारण विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का उद्देश्य क्या था? समझिएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आदेश था, तो आदेश दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके कई सारे कारण हैं कि वो दक्षिण में भी अपनी नज़र बनाना चाहता था और क्या कहते हैं नॉर्थ में भी वहाँ से नज़र बनाए रखना चाहता था। और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली ज़्यादा प्रभावित होता था, तो वो सुरक्षित महसूस कर सकता था देवगिरी दौलताबाद में। तीसरा, लेकिन क्या हुआ कि जब ये दिल्ली से दौलताबाद गए तो रिवर्स क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स के कारण जो लोगों ने ट्रैवलिंग वहाँ से वहाँ तक करी, उसमें बहुत से लोग मारे गए। ठीक है। तो इसका ये डिसीजन बहुत गलत था। इसी कारण इसको पागल राजा की संज्ञा दी गई थी। अभी 1-2-3 कारण और हैं, उनको भी समझाएंगे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ध्यान दीजिएगा, सांकेतिक मुद्रा ये है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको आप डिस्क्रिप्शन से समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन्हीं सभी सिक्कों को उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी विशिष्टता रही। ठीक है। किसने करी है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी विशिष्टता रही। बर्नी के अनुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति का कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा किस कारण से चलानी पड़ी? चांदी की कमी से। ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा। स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकता है कि किसकी कमी के कारण, और किसने कहा? बर्नी ने कहा। ईरान में कैरावत खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि ये प्रयोग वहाँ पे असफल रहा, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त करी होगी। आधुनिक इतिहासकार का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी हो गई थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। निम्नलिखित में कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चालू किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। किसके कारण से किया था? चांदी के सिक्के की कमी के कारण उसने चांदी के सिक्के के बराबर एक सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है। और ये योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये योजना जो चलाई थी ये अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो ये शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है, ठीक है, उनकी एक पुस्तक है, उनका नाम है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। और तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन किया है और क्या कहा कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है। आइए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। समझिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। फिर से समझिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या
कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इबन बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था, मैचिंग में बहुत बार पूछा जाता है, दिनार की संज्ञा दी थी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। किसकी? तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ना कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण की टोकन मुद्रा। यहाँ टोकन की मुद्रा की बात हो रही है, टोकन मुद्रा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, स्वर्ण के सिक्कों की टोकन मुद्रा नहीं, तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना है फिर से। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट आपको समझ में आई बात को, कि यही मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि उसकी जो प्रतीक मुद्रा जो थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। लेकिन वो असफल हो गई थी। ठीक है। क्योंकि मुद्रा निर्गमन जो है, या कह सकते हो बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी, इस वजह से ये असफल हो गई थी। ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन समझते हैं इसका, कि बर्नी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। एक तो उसने दोआब में कर वृद्धि करी, देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरसान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण ना होना। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप 2 बार फिर से समझिए। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना का असफल होने का मुख्य कारण राज्य का सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण ना होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया। फिर से इसको समझिएगा, क्या प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया? हाँ, रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए, लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। हमने एक चीज़ समझी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में चांदी के सिक्कों का अभाव हो गया था। चांदी के सिक्कों के अभाव के कारण उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चालू किया, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने के बाद राज्य उसकी ढलाई पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण जाली सिक्के बनने लगे और ये इसकी योजना असफल हो गई। मूर देश का यात्री, यहाँ पे मूर का मतलब क्या हो गया? मोरक्को। मोरक्को देश का यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इबन बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। इबन बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? डाक व्यवस्था का ध्यान रखिएगा, इबन बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इबन बतूता के यात्रा वृत्तांत के द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर, ठीक है, प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। इसमें किताब उल रहला उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, फिर से देखिए क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। डिस्क्रिप्शन समझते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। तो कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? यूसुफ शाह चक। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। किसने पार्टिसिपेशन किया है? होली में पार्टिसिपेशन कर लिया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा,
राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भाग कर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1391 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये लिखा किसने है? बदायूं ने लिखा है। किसने लिखा है? बदायूं ने। तो बदायूं का रिलेशन एक तरीके से आप MBT से लगा के रखिएगा। आगे देखते हैं, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था? देखिए क्वेश्चन फिर से बना, किसने कहा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों को भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसके बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? इनका भी नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, उसके लिए एक विभाग दीवान खैरात बनाया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए कोही क्या था? दीवान ए कोही। तो कोही किसने चालू कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे रिलेटेड था? ये था आपका कृषि से रिलेटेड। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, तो पागल राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। खैरात को ना आप रोज रोज ले जा सकते हो। तो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो ये हुआ फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इसने फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसने देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जिसका कहते हैं दीवाने बंदगान। तो दीवाने कोही, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात किसके लिए था? दान दक्षिणा से रिलेटेड था। और एक दफ्तर भी बनाया था, वो किसने के? बेरोजगारों के लिए। ठीक है, और ये है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान बंदों को रखता था, दास बना के रखता था। ठीक है, 10 से 100% के बीच में वेतन मिलता था। स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्जन अगर करें इसका, तो सबसे ज़्यादा आपका दास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, और इसके में प्रत्येक दास को 10 से 100 के बीच में टके के बीच में वेतन मिलता था। फिरोज का वह शौक राज्य के हानिकारक सिद्ध हुआ। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट गलत क्या है वो देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। तो देखिए स्टेटमेंट से समझिएगा। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग जैसे दीवाने अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार पश्चिमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को जाता है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट था, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, ये गलत है। घोड़ों के दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और एक अलग आरिज विभाग जो था फिरोज शाह तुगलक ने एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर उसका चाचा बैठा, गलत हो गया इसीलिए। और अलाउद्दीन ये वाला जो पहला वाला है, इसमें जो अलग आरिज विभाग की बात है, ये बलबन ने स्टार्ट किया था। ये उसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना। भाई एक आदमी लोक निर्माण कब कौन कर सकता है? वो कर रहा है फिरोज शाह तुगलक। कैसे भाई? वो उस देखिए समझिएगा इसको। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकतला नाम का नया नाम इकतला
का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो था फिरोज शाह तुगलक। नहरों को खुदवाने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, लेकिन जाल कौन फैला रहा है, वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कृषि के लिए नहरें खुदवाने का श्रेय, फिर से समझिएगा, नहरें खुदवाने का श्रेय सर्वप्रथम जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली। भाई जब तुम नहरों सिंचाई के लिए ही तो नहरें खुदवा रहे थे, अब तुम इतना सारा नहरें खुदवाओगे तो कुछ तो टैक्स लोग ही लेंगे, तो वही टैक्स जो ले रहे हैं हक ए शर्ब के नाम से, वो किसने चालू कराएगा, फिरोज शाह तुगलक कराएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जितने भी कर लग रहे थे जजिया पे, वो अभी तक ब्राह्मण पे नहीं लगे। सबसे पहले किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे जाते थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज शाह तुगलक। बढ़िया। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए तथा उसे अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। टोपर तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण में से अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब अम्बाला जिले में से, ये कहाँ पर है, अम्बाला जिले में, कौन कौन से, मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। मेरठ एवं टोपरा, टोपरा कहाँ पे था, ये अम्बाला जिले में था, दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कशके शिकार या आखेड़ स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकता है। कैसे, टोपरा वाले स्तंभ को कहाँ पे, फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट, और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़े हिंदू राव अस्पताल के निकट एक कशके शिकार। ठीक है, तो कहाँ का, फिरोजाबाद और दिल्ली में शिफ्टेड किया गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया, ये था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान के उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग, ये भी फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। चलिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा, इसे ही कहते हैं दारुल शफा। ठीक है, दारुल शफा एक्चुअली में खैराती अस्पताल था। ठीक है, और हज के लिए भी इसने क्या नाम कराया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था आपका नसरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने, ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। पंजाब का सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों के एक साथ दिल्ली के छोटे राज्य पर शासन किया। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ये कथन इसी शासक के लिए प्रसिद्ध था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर ने किसके शासनकाल में, नसरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर, 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। सैयद वंश का राज्य
स्थापित हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है, इनको आपको तुगलक वंश को एडजस्ट करना था। देखिए, रुकनुद्दीन जो थे 1237 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान जो थे वो 1316 के आसपास में बने हैं, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएंगे, और फिरोज शाह तुगलक के बाद सैयद वंश के जो हैं आलम शाह। तो ये अलग अलग वंश के थे, तो इनको एडजस्ट करने के लिए इतनी दिक्कत नहीं थी, एक ही वंश में होते थोड़ा सोचना पड़ता। ठीक है, इतना कर लीजिए। आगे एक शॉर्ट आपका एनसीईआरटी का एक पेज में इसका फिर से रिवीजन कराएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन थे, इससे आपको मदद मिलेगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।